Good afternoon, everyone. Myself Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today I am here to present a topic nursing care of the dying patient. अभी हमने इससे पहले क्लास में भी टर्मिनली इल पेशेंट की केयर देखी थी एंड अभी उसका रिमेनिंग पार्ट हम इसमें क्लियर करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल कंसिडरेशन इन नर्सिंग केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है, हमें पता है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा टर्मिनली इल पेशेंट था एंड वो डाइंग होने वाला है, तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे हमने पहले भी देखा था, जैसे कि पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करना एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट करना. अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में है तो हमें एक तरीके से क्या है कि भाई पेशेंट डेथ के नियर बाय है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली अगर डेथ की तरफ भी जा रहा है तो वो कंफर्टेबल ही रहे, उसको ना ज़्यादा पेन हो, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके, वो ज़्यादा परेशान ना हो और एक तरीके से उसकी दर्दनाक मृत्यु ना हो. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा उसका पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट. उसके लिए हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट या किसी ऐसी चीज़ जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, वो सभी चीज़ें हमें पेशेंट के साथ करनी होती है. नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट. पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, आपसे पहले भी हमने बात की थी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की. ये नर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से वर्ड है साइकोलॉजिकल सपोर्ट. पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से उसकी बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली हील होने लग जाती हैं. तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जब अपने लास्ट स्टेज पे होता है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा. तो हमें क्या करना है, उनको इस तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, आगे भी ठीक होगा और अभी सब ठीक है. तो उससे क्या होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराएगा नहीं, पैनिक नहीं होगा. उससे अगर वो ज़्यादा पैनिक नहीं होगा तो उसकी फैमिली को भी सपोर्ट रहेगा, वो भी पैनिक नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कल्चरल सेंसिटिविटी. पेशेंट के आखिरी जो पल होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स की कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हम वो उसको अलाउ करने दे सकते हैं. जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, हर धर्म के अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, तो किसी को प्रेयर करना बहुत पसंद होता है, कोई चाहता है कि शायद ये मेरा लास्ट टाइम है तो मैं ये करता, तो मैं इस भगवान का नाम लेता या मैं ये करता. तो अगर उनकी कोई ऐसी इच्छा है कि भाई वो प्रेयर वगैरह करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको फ्रीली अलाउ करना है और उनकी इस कल्चरल एक्टिविटी को अलाउ करना है एक तरीके से. नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेशन. इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारा पूरा हॉस्पिटल का वर्कर जितने भी हैं, सारे स्टाफ हैं, सभी मिलके क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. जो डाइंग पेशेंट है उसके पेन मैनेजमेंट को, उसके सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स के लिए, ठीक है, उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, मिसबिहेव नहीं करना है कि भाई ये तो कुछ टाइम के लिए है तो इसके साथ क्या ही करना है, इसको क्या ही मेडिकेशन देनी, क्यों इस पे वेस्ट करना. तो हमें क्या करना है, पूरा कोलाबोरेशन, पूरे स्टाफ का कोलाबोरेशन पेशेंट के साथ रखना है, ताकि उसको लास्ट अपने मोमेंट पे ऐसा रियलाइज़ ना हो कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है. तो इन सब चीज़ों का हमें क्या रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिको लीगल इश्यूज़. आपको पता ही होगा कि मेडिकल लीगल इश्यूज़, एक नाम से पता चल रहा है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ लीगल इश्यूज़ होना. जैसे कि आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे कि कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर पे आरोप लगा रहा है कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन था, होना किसी पेशेंट का था, हो किसी और का रहा है, कोई पेशेंट कह रहा है कि मैंने तो परमिशन नहीं दी, मेरा ज़बरदस्ती ऑपरेशन कराया गया. ये सभी लीगल इश्यूज़ हैं, इसलिए हर चीज़ से पहले पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो आइए देखते हैं वो मेडिकल लीगल इश्यूज़ क्या होते हैं. तो सबसे पहले लीगली डॉक्यूमेंटेशन.
लीगली डॉक्यूमेंटेशन में एक तरीके से हमें क्या करना है, जो पेशेंट है, सपोज करो जो पेशेंट है वो डेथ हो चुकी है उसकी, या फिर डेथ होने वाली है, हमें पता है पेशेंट लास्ट स्टेज में चल रहा है, तो उसके जितने भी लीगली डॉक्यूमेंट हैं हमें वो प्रिपेयर करने हैं, रेडी रखने हैं। वो कैसे रखेंगे हम, एक तरीके से हमें क्या करना है, सारी चीज़ें, जैसे कि पेशेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी के अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। सो वो सभी हमें क्या करने हैं, प्रिपेयर रखने हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। नेक्स्ट वन इज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास कहीं से कोई पेशेंट आया था, लाइक किसी ने जहर खा लिया या किसी ने फांसी लगा ली, तो उस घटना स्थल से लेके हॉस्पिटल तक आने तक पेशेंट हमारे पास आ गया, लेकिन अभी उसकी डेथ हो चुकी है या जैसे भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जांच भेजते हैं, तो वो हमारी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही इंक्लूड होती है। जिस जगह पे, जिस प्लेस पे वो घटना हुई है, वहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलना जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि भाई पेशेंट की डेथ हुई कैसे है, ठीक है। तो वो सभी हमारा किसके अंदर आएगा, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा। जैसे कि उसके आसपास से किसी चाकू का मिलना, रस्सी का मिलना या किसी लेटर का मिलना, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, जो हमें उस घटना स्थल से मिलेंगे। वो हमें क्या करने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं। तो वो टीम जाएगी और वहां से उन सबूतों को इकट्ठा करेगी, ताकि जो हमारा कानून है वो उसको यूज करके उस पेशेंट को प्रॉपरली न्याय दिला सके। नेक्स्ट आता है चैन ऑफ कस्टडी। चैन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है, जैसे अभी हमने बताया कि भाई कोई पेशेंट था, उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, घटना स्थल पे जाके हमने सैंपल कलेक्ट किए, हमें क्या क्या चीजें मिली सबूत के तौर पे, तो अब वो चीजें कहीं कलेक्ट करके रखी जाएंगी ना सेफली, वो हमारा कहलाएगा चेन ऑफ कस्टडी। हमने वो चीजें अच्छे से सेफली रख ली है, अब जहाँ उसका यूज होगा, जब भी गवर्नमेंट या हमारा जस्टिस है उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको ले जाया जाएगा सेफली, तो तब तक वो हमारी कस्टडी में रहेगा। तो एक तरीके से उस सैंपल को सेफ रखना, सिक्योर रखना, और जब उसकी जरूरत होगी वहां तक उसका प्रॉपर सेफली ट्रांसपोर्टेशन होना क्या कहलाएगा, चेन ऑफ कस्टडी कहलाएगा। नेक्स्ट होते हैं एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब है जो हमारा पेशेंट है उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हमें पेशेंट के मरने से पहले भी और मरने के बाद भी उसके जितने भी हमें गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। लाइक उसका हक है प्राइवेसी का, प्राइवेसी हम प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसे उसका हक है कि हम उसको रिस्पेक्ट दें। तो ये हमारा एथिकल कंसिडरेशन के अंदर आएगा कि पेशेंट के डेथ से पहले और डेथ के बाद भी हम उसको रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब इसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी को हम साइड में डाल देंगे या कुछ भी एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, पेशेंट की डेथ बॉडी के साथ भी प्रॉपर रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। नेक्स्ट है कंसेंट एंड ऑथराइजेशन। कंसेंट से आप समझ ही रहे होगे, किसी चीज़ का कंसेंट लेना। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि भाई मेरी तो डेथ होने वाली है, तो वो पहले ही हम अपना कंसेंट दे देते हैं कि वो अगर चाहते हैं कि उनकी आई डोनेट हो, किसी को उनकी आंख जो है डोनेट हो ताकि किसी दूसरे की ज़िंदगी भी बच सके, तो वो उस कंसेंट को दे देते हैं। हम उनसे कंसेंट ले सकते हैं अगर वो अपना कोई भी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। तो ये सब आपका किसके अंदर आएगा, कंसेंट एंड ऑथराइजेशन के अंदर आएगा। उन्हें पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये पेशेंट है, अपना ये वाला जो अंग है वो उसको डोनेट करना चाहता था और हम उसको क्या कर देंगे, डोनेट करवा देंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। लास्ट हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। इसमें हमें क्या करना है, जितनी भी चीज़ें हमें अब तक पेशेंट की मिली, जैसे कि हमने देखा फाइंडिंग्स में पेशेंट के गले पे निशान थे, ट्रीटमेंट के दौरान हमने देखा उसका जो मैंडिबल बोन थी वो टूटी हुई थी, जबड़ा टूटा हुआ था, उसके गले पे स्क्रैचेस के निशान थे या किसी चीज़ से उसका गला दबाया गया है, घोटा गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करनी है, मतलब हमें ये चीज़ें प्रॉपर लिखनी है। जितनी भी चीज़ें हमें फाइंड हुई है हम उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे उसमें कि पेशेंट के ये चीज़ें विजिबल हुई है, पेशेंट की गले पे ब्लूइश मार्क है, तो ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेड बॉडी केयर। अब पेशेंट की डेथ हो चुकी है तो अब उसकी बॉडी की भी कुछ केयर होगी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है केयर ऑफ डेड बॉडी में इनिशियल हैंडलिंग। जैसे ही हमारे पास डेड बॉडी लेके आया है कोई, तो हमें क्या करना है, डेड बॉडी के आते ही उसकी तुरंत केयर शुरू कर देनी है। उसकी इनिशियली एट द इमीडिएटली हमें उसको हैंडल करना है। हैंडलिंग मीन्स अब हम उस पेशेंट को कैसे रखने वाले हैं, उसकी डेड बॉडी को कैसे रखने वाले हैं, कहाँ रखने वाले हैं, कहीं
उसकी बॉडी को कोई इंजरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, स्मेल ना आने लगे, क्लीन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी किस में आएगी, इनिशियल हैंडलिंग में आएगी कि ये सभी चीज़ें हमें क्या करनी है, जैसे पेशेंट आया इमीडिएटली हमें उसे हैंडल करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन। नाम से पता चल रहा है जैसे हम किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डेड बॉडी आती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई उसको कोई अननोन डेड बॉडी है या फिर कोई दूर से आ रहा है उसका जानने वाला, तो हम इतने डेड बॉडी को कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें वो हॉस्पिटल में ही प्रिजर्व करके रखनी होगी। तो हमें उसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है कि उसके अंदर स्मेल ना हो, एक तरीके से वो गलने सड़ने ना लगे, उसके अंदर वो खराब ना होने लगे बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए हमें बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसको प्रिजर्व करना है एक ठंडे एनवायरनमेंट में या जैसे भी है, तो वो हमारा प्रिजर्वेशन कहलाता है, एक तरीके से बॉडी को अच्छे से सेफली प्रिजर्व करना। नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। जो पेशेंट आया उसके शरीर को साफ रखना भी हमारा क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पेशेंट की जो बॉडी है वो क्लीन होनी चाहिए ताकि उससे बहुत ज़्यादा एक बैड ऑर्डर ना आए, और उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है पेशेंट की। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। जो हमने पेशेंट को प्रिजर्व करा था एक तरीके से, तो हमारा जो स्टोरेज एरिया है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को कहीं पे भी इंजरी ना हो और वो सेफली वहाँ पे स्टोरेज रहे, उसे किसी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत ना हो उसकी बॉडी पे जिसकी वजह से कोई अदर मेडिको लीगल इशू वहाँ पे क्रिएट हो। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, जैसे कि वहाँ से लेके जहाँ उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, वहाँ तक ले जाने में पेशेंट को प्रॉपर सेफली हमें वहाँ पहुँचाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। उस दौरान हमें उसकी बॉडी को अच्छे से ले जाना है रिस्पेक्टफुली, और जहाँ पे उसको लास्ट एट द डेस्टिनेशन पॉइंट पहुँचना है हम उसको वहाँ पे लेके जाएंगे। उसकी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से, वही हमारी क्या कहलाती है, केयर ऑफ डेड बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट है केयर ऑफ हॉस्पिटल और मोर्चरी, ठीक है। पेशेंट की डेड बॉडी जहाँ है उस जगह को भी हमें क्लीन रखना होता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से इक्विपमेंट वगैरह हैं वो मेंटेन होने चाहिए। तो हमें क्या क्या रखना है, मोर्चरी नाम से आप समझ गए होंगे जहाँ पे पेशेंट की डेड बॉडी को रखा जा रहा है, ठीक है। तो उस यूनिट की हमें कैसे केयर करनी है, तो सबसे पहले हम केयर ऑफ द यूनिट, उस जगह की उस प्लेस की कैसे केयर करेंगे। पहले हाइजीन का ध्यान रखना है, जहाँ पे हमने उस पेशेंट की डेड बॉडी को रखा है वो प्रॉपर हाइजीनिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, गंदी जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए ताकि स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जहाँ से वो डेड बॉडी को ले जाया जाए तो है वो भी एक तरीके से कंटामिनेटेड होके ना जाए। तो हमें हाइजीन का खास तौर पर क्या रखना है, ख्याल रखना है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। पेशेंट की सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसको कोई भी ऐसे अचानक से आके देखने ना लगे या फिर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना करने लग जाए। हमें एक तरीके से उसकी बॉडी को सिक्योरली रखना है, तो वो जगह भी सिक्योर होनी चाहिए, अच्छे से कोई सेफली जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे पेशेंट की डेड बॉडी को हार्म हो। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग। पेशेंट को बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें हैंडल करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है कि भाई अब ये पेशेंट की डेथ हो गई है तो हम इसको किसी चीप सी चीज़ों पे लिटा दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो हमें पेशेंट की जितनी रिस्पेक्ट डेथ से पहले करनी है उतनी ही डेथ के बाद भी करनी है, तो उसको रिस्पेक्टफुली हैंडलिंग भी हम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। जितनी भी चीज़ें उसके लिए चाहिएंगी, कोई स्ट्रेचर है या कोई बेडशीट हुई, कोई ब्लैंकेट हुआ, वो सभी चीज़ें हमें रेडी रखनी है, उनको प्रॉपर मेंटेन रखना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, आपने सुना होगा, पेशेंट की डेथ होने के बाद उसका पोस्टमार्टम होने जाता है, वही हमारा क्या है, ऑटोप्सी कहलाता है, जिसमें उसका इंटरनल ऑर्गन्स का भी एग्जामिनेशन होता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल का भी होता है, ठीक है। तो एन ऑटोप्सी क्या है, इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन। ये क्या है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन है, किसका, डिकीज्ड बॉडी, एक मृत बॉडी का, डिटरमाइन द कोज एंड मैनर। एक तरीके से हम पता कर रहे हैं क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम हुई है, डेथ एस्पेक्ट इंक्लूड, उसकी डेथ कैसे हुई है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जो हम देखेंगे, जैसे कि investigation the circumstances surrounding a death especially if it is sudden unexpected or suspicious। जैसे कि इसका पर्पस देखा जाए तो हम क्यों रखते हैं,
ऑटोप्सी क्यों करते हैं? इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छे से जांच करने के लिए कि भाई पेशेंट के आसपास से हमें क्या मिला, कोई सबूत मिल जाए, कोई ऐसा सस्पिशियस, कोई ऐसी डाउटफुल चीज तो नहीं थी जिससे हमें पता चले कि भाई पेशेंट की नेचुरल डेथ ना होके मैनुअली हुई है, किसी ने जानबूझकर की है, मर्डर हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। इसमें हम बॉडी का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई हार्ट का हो गया, ब्रेन का भी हो गया, स्टमक का भी हो गया। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी को। इसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन, डाइसेक्शन एंड टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग। इसमें ऑर्गन्स को भी कट करके हम डाइसेक्शन करके, बॉडी को डाइसेक्शन करके चेक कर सकते हैं। इसमें टॉक्सिकोलॉजी भी देखा जाता है कि पेशेंट को जहर दे के तो नहीं मारा गया, या पेशेंट ने खुद जहर तो नहीं पिया था, उसकी डेथ टोटल हुई किस चीज से है। तो हमें ये चीजें भी किस में पता चलेंगी, ऑटोप्सी में पता चल जाती है। तो ये भी इसका एक प्रोसीजर ही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग अ डिटेल फाइंडिंग इंक्लूडिंग इंजरी, डिसीज एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग करना, एक तरीके से जितनी भी पेशेंट के ऊपर हमें चीजें दिखी, फाइंडिंग हमें प्राप्त हुई, हम उस चीज को अब डिटेल में देंगे। जैसे कि इंजरी, पेशेंट की बॉडी पे चोट के निशान थे तो वो भी हम उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे। डिसीज, उसे कोई बीमारी निकली है, हार्ट की डिसीज थी, या उसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, वो भी लिखनी है। या इसके अलावा कोई अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से डेथ हुई है, जैसे फांसी लगाई है, जहर खाया है, या कुछ भी एक्सेट्रा, किसी ने नाइफ मारा है, वो सभी चीजें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके डिटेल्स देंगे अच्छे से। वो हमारा क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अधेरिंग टू लीगल प्रोटोकॉल्स एंड ऑब्टेनिंग प्रॉपर ऑथराइजेशन बिफोर परफॉर्मिंग एंड ऑटोप्सी, स्पेशली इट इन्वॉल्व्स आ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। हमें प्रॉपर तरीके से कंसेंट लेना होता है, और हम एक तरीके से एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हमें जितनी भी चीज़ें हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं, पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी हम प्रोटोकॉल होंगे, जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्रॉपर ऑथराइज करेंगे। एक तरीके से पेशेंट का जो भी ऑटोप्सी हुई है उसकी सारी चीज़ों को, उसकी जांच में जितनी भी चीज़ें निकली हैं वो सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हम क्या है, प्रोवाइड करेंगे जो होनी है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है सारी चीज़ों की डिटेल्स हम रिटन फॉर्म में भी देंगे और ऑरली फॉर्म में भी उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्बैलमिंग। अभी हमने ऑटोप्सी देखा, उसमें हम एक तरीके से पेशेंट की मृत्यु होने का मेन कारण पता लगा रहे थे, और उसी का जो भी हमें फाइंडिंग प्राप्त होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ऐसे हमारा एक होता है एम्बैलमिंग। एम्बैलमिंग मीन्स एक तरीके से किसी की डेड बॉडी को काफ़ी लंबे समय तक के लिए हमने थोड़ा प्रिजर्व करके रख दिया है। जैसे कि अभी कुछ टाइम के लिए पेशेंट्स के रिलेटिव्स हुए, या उसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में पेशेंट को थोड़ा नॉर्मल पेशेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमें टाइम तक उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एम्बैलमिंग कहलाता है। जैसे कि हमने फ्रीज़र में या कुछ इस टाइप से चीज़ों से उसको प्रिजर्व किया है। एम्बैलमिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। एक प्रोसेस है किस चीज का, प्रिजर्विंग का। डिक्रीज्ड बॉडी टू डिले डीकम्पोजिशन एंड इनहेंस इट्स अपीयरेंस फॉर व्यूइंग। एक तरीके से इसका प्रोसेस होता है एम्बैलमिंग, जिसमें हम पेशेंट को प्रिजर्व करके रखेंगे और बॉडी को बचाएंगे किससे, डिकम्पोजिशन से, उसकी बॉडी खराब ना हो, ताकि जो उसका खराब होने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, तो पेशेंट की बॉडी सेफ रहे और नॉर्मल ही विजिबल हो। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छे से प्रिजर्व कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा एम्बैलमिंग कहलाएगा। बस थोड़ा सा उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम प्रिजर्व कर देंगे, जिससे उसकी बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एम्बैलमिंग कहलाएगा। सो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में हमारा इतना ही है। बाकी आपका जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।